नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हरियाणा चुनाव में बीजेपी की राह में कांटे। टिकटों का ऐलान होते ही कई जिलों में सामूहिक इस्तीफे, सख्ते में हाईकमान। खबर में आगे जिक्र होगा कि ब्रजभूषण का समर्थन कर रही है पूरी बीजेपी। कांग्रेस में शामिल होते ही विनेश फोगाट ने साधा सियासी निशाना। खबर में आगे जिक्र होगा चक दे इंडिया चक दे हरियाणा। विनेश बजरंग के कांग्रेस ज्वाइन करने से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया ये बड़ा पोस्ट। आगे आपको बताएंगे कि यहां पर हरियाणा के विधानसभा चुनाव में इतिहास लिखेगा इंडिया अलायंस। अखिलेश यादव ने दिए बड़े संकेत। और आगे जिक्र होगा कि बीजेपी की हालत समुद्र में फंसे जहाज जैसी। कांग्रेस बोली सबको दीवार पर लिखी इबारत दिखाई दे रही है। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में इंडिया को मिलने वाली है जबरदस्त बहुमत, तो वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। हरियाणा चुनाव में बीजेपी की राह में कांटे। टिकटों का ऐलान होते ही कई जिलों में सामूहिक इस्तीफे, सख्ते में आया हाईकमान। जी दोस्तों, हरियाणा बीजेपी में महाबगावत हो गई है। यह बगावत भी ऐसी है जो हरियाणा के इतिहास में बीजेपी में कभी नहीं देखी गई है। इसमें एक्शन, सस्पेंस, कॉमेडी, ड्रामा और थ्रिल सब कुछ है। राज्य का शायद ही कोई जिला होगा जो इस बगावत से बचा होगा। हालत ऐसी हो गई है कि दुनिया की सबसे अनुशासित पार्टी होने का दंभ भरने वाली बीजेपी का हाईकमान सख्ते में है। और इस बगावत में कैबिनेट मंत्री से लेकर पूर्व मंत्री, विधायक, पार्टी के कई मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष और देश की सबसे धनी महिला सावित्री जिंदल तक यहां पर शामिल हैं। कई स्थानीय इकाइयों ने तो सामूहिक इस्तीफे दे दिए हैं। वैसे इसे बगावत से ज्यादा पार्टी चलाने के तौर तरीकों के खिलाफ विस्फोट माना जा रहा है। इससे मोदी युग के ढलान पर होने की तस्दीक भी माना जा रहा है। हरियाणा में बीजेपी की 90 में से 67 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होते ही कुछ इस अंदाज में विस्फोट हुआ कि मानो ये होना तय था। पार्टी जिस तानाशाही वाले अंदाज में चलाई जा रही थी, उसमें इसकी आशंका प्रबल थी। पार्टी के तमाम पदाधिकारियों ने तो प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होते ही रात में इस्तीफा दे दिया। बीजेपी को बड़ा झटका लगा जब देश की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल ने बगावत कर दी। बीजेपी से टिकट न मिलने के विरोध में उन्होंने हिसार से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। फॉर्च्यून इंडिया की सबसे अमीर लोगों की सूची के मुताबिक 74 वर्षीय सावित्री देवी जिंदल लगभग 2.77 लाख करोड़ रुपए की मालकिन है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ब्रजभूषण का समर्थन कर रही पूरी बीजेपी। कांग्रेस में शामिल होते ही विनेश फोगाट ने साधा सियासी निशाना। जी हाँ दोस्तों, पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने शुक्रवार को कांग्रेस का दामन थाम लिया। इस दौरान विनेश फोगाट ने कहा कि ब्रजभूषण शरण सिंह का पूरी बीजेपी समर्थन कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारे साथ विपक्ष खड़ा है। सरकार के खिलाफ पहलवानों के आंदोलन को लेकर पूछे गए सवाल पर विनेश फोगाट ने कहा कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। कांग्रेस में शामिल होने के बाद विनेश फोगाट ने कहा कि जब हम रोड पर घसीट रहे थे तो कांग्रेस पहली पार्टी थी जो हमारे साथ थी। आज हमारा परिवार हमारे सपोर्ट में खड़ा है। हमें ताकत मिलेगा, हौसला मिलेगा, क्योंकि इतनी बड़ी लड़ाई बिना हौसले और बिना ताकत के नहीं लड़ी जाती है। मैं उस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाकर फिर बात करूंगी। पहलवान विनेश फोगाट ने कहा कि मैं कांग्रेस का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं, क्योंकि बुरे समय में ही पता चलता है कि कौन अपना है। आप हमारे दर्द और आंसुओं को समझ पा रहे थे। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसी विचारधारा से जुड़ी हूं जो महिलाओं पर हो रहे अन्याय के खिलाफ खड़ी है और सड़क से संसद तक उनके हक की लड़ाई लड़ने को तैयार है। बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट साल 2023 में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के तत्कालीन प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन का हिस्सा थे। उस समय ब्रजभूषण सिंह ने इन आरोपों को खारिज किया था और इसे राजनीति से प्रेरित बताया था। बीते कुछ दिनों से जब ये अटकलें लगाई जा रही थी कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस में शामिल होंगे, तब ब्रजभूषण शरण का एक बयान सामने आया था। उसमें ब्रजभूषण सिंह ने कहा था कि हमने कह दिया था कि ये षड्यंत्र कांग्रेस, दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा का है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चक दे इंडिया चक दे हरियाणा। विनेश बजरंग के कांग्रेस ज्वाइन करने से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया पोस्ट। जी दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच शुक्रवार को रेसलर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया है। दोनों खिलाड़ियों ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स हैंडल पर बजरंग और विनेश के साथ फोटो भी साझा किया और इसके कैप्शन में खड़गे ने लिखा, चक दे इंडिया चक दे हरियाणा। दुनिया में भारत का नाम रोशन करने वाले हमारे प्रतिभाशाली चैंपियन विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया से 10 राजाजी मार्ग पर मुलाकात की।
विनेश और बजरंग ने दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। दोनों खिलाड़ी खड़गे से मुलाकात के लिए उनके आवास पहुंचे थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इंडिया अलायंस लिखेगा इतिहास, हरियाणा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने दिए संकेत। जी दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों को पहले लिस्ट जारी कर दी, जिसके बाद पार्टी के अंदर आंतरिक कलह साफ देखने को मिल रही है। इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर किए अपने एक पोस्ट के जरिए हरियाणा की राजनीति की ओर हवा दे दी है। जी हां, अखिलेश यादव ने संकेत दिए हैं कि वो इंडिया ब्लॉक के साथ एकजुटता दिखाने को तैयार हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर लिखा कि हरियाणा चुनाव में इंडिया अलायंस की एकजुटता नया इतिहास लिखने में सक्षम है। हमने कई बार कहा है और एक बार फिर दोहरा रहे हैं, वो आगे भी दोहराएंगे कि बात सीट की नहीं जीत की है। हरियाणा के विकास व सौहार्द की विरोधी भाजपा की नकारात्मक सांप्रदायिक विभाजनकारी राजनीति को हराने में इंडिया अलायंस की जो भी पार्टी सक्षम होगी, हम उसके साथ अपने संगठन और समर्थकों की शक्ति को जोड़ देंगे। बात 2-4 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की नहीं है, बात तो जनता के दुख दर्द को समझते हुए उनको भाजपा की जोड़ तोड़ की भ्रष्टाचारी सियासत से मुक्ति दिलाने की है। साथ ही हरियाणा के सच्चे विकास और जनता के कल्याण की है। पिछले 10 सालों में भाजपा ने हरियाणा के विकास को 20 साल पीछे ढकेल दिया है। हम मानते हैं कि हमारे या इंडिया अलायंस के किसी भी दल के लिए ये समय अपनी राजनीतिक संभावना तलाशने की नहीं है, बल्कि त्याग और बलिदान का है। जनहित के परमार्थ मार्ग पर स्वार्थ के लिए कोई जगह नहीं होती। कुटिल और स्वार्थी लोग कभी भी इतिहास में अपना नाम दर्ज नहीं करा सकते। तो दोस्तों, यहाँ पर अखिलेश यादव ने ज़बरदस्त पोस्ट लिखते हुए यहाँ पर समर्थन किया है इंडिया अलायंस का। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की राजनीति को हराने के लिए क्षण अपने से ऊपर उठने का ऐतिहासिक अवसर का है। हम हरियाणा के हित के लिए बड़े दिल से हर त्याग परित्याग के लिए तैयार हैं। इंडिया अलायंस की पुकार जनहित में हो बदलाव। हालांकि इससे पहले ऐसी चर्चाएं थी कि समाजवादी पार्टी हरियाणा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतार सकती है, लेकिन अखिलेश यादव की पोस्ट के ये बात साफ हो गई है कि फिलहाल समाजवादी पार्टी इस चुनाव में नहीं कूदेगी, बल्कि इंडिया ब्लॉक को अपना समर्थन देगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी की हालत समुद्र में फंसे जहाज जैसी, कांग्रेस बोली सबको दीवार पर लिखी इबारत दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के सांसद प्रमोद तिवारी ने हरियाणा बीजेपी पर तंज कसा और कहा कि भाजपा में भी बारिश हो रही है, लोग निकल निकल कर भाग रहे हैं। हालत कुछ इस तरह की है कि जैसे एक समुद्र में जहाज फंसा हुआ हो और लोग छोड़ छोड़ कर भागे हैं। दोस्तों, वही हालात वहाँ हैं। सबको दीवार पर लिखी इबारत दिखाई दे रही है कि भाजपा अगर डबल डिजिट में आ जाए, 10 सीटें भी मिल जाए तो बड़ी बात है, ऊपर से टिकट ना मिले तो फिर तो लोग चल दिए बाय बाय टाटा करके। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में डबल डिजिट की लड़ाई लड़ रही है। बबीता फोगाट ने टिकट कटने के बाद पहला बयान दिया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश, यही है मेरी पार्टी का सभी को संदेश। मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के निर्णय के साथ खड़ी हूँ। पार्टी की एक समर्पित कार्यकर्ता होने के लिहाज से संगठन द्वारा दी गई हर जिम्मेदारी को आगे भी निर्वहन करूंगी। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र चरखी दादरी की देवतुल्य जनता जनार्दन का हृदय से आभार व्यक्त करती हूं, जिन्होंने मुझे अपनी बेटी और बहन की तरह सदैव अपना असीम प्रेम व आशीर्वाद दिया। मैं सदैव आपकी सेवा में आगे भी तत्पर रहूंगी। जय हिंद, जय भारत। जी दोस्तों, टिकट कटने पर बबीता फोगाट ने यह बयान दिया है कि मैं अभी भी पार्टी के साथ हूं। और यहां पर आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने बड़ा बयान देकर कहा है कि सबको दीवार पर लिखी इबारत दिखाई दे रही है, बीजेपी की हालत समुद्र में फंसे जहाज जैसी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अयोध्या में बीजेपी नेताओं में आपसी कलह, पार्टी के लिए बनेगी बड़ी चुनौती, पीछे हटने को तैयार नहीं पूर्व सांसद। जी दोस्तों, यूपी में विधानसभा उपचुनाव में सभी 10 सीटों को जीतने का लक्ष्य भेदने की तैयारी में जुटी भाजपा भले ही अंदरूनी कलह के खत्म होने का दावा कर रही है, लेकिन अयोध्या में पूर्व सांसद लल्लू सिंह द्वारा पार्टी के ही एक नेता के खिलाफ जिस तरह के सार्वजनिक तौर पर अपराधी होने का आरोप लगाकर पार्टी के कार्यक्रम का बहिष्कार किया गया है, उससे स्पष्ट है कि बड़े नेताओं की तमाम कोशिशों के बावजूद भाजपा के भीतर उठे अंदरूनी कलह की आग अभी भी सुलग रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर समय रहते पार्टी के भीतर के कलह को शांत नहीं किया गया तो उपचुनाव जीतने के लक्ष्य को भेदना भाजपा के लिए बड़ी चुनौती बनेगी। वहीं पार्टी स्तर पर अयोध्या की घटना को पार्टी का प्रदेश नेतृत्व पूर्व सांसद की व्यक्तिगत नाराजगी मान रहा है। रुकते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हमने हर जिले में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस शुरू किए थे, शिक्षा पर सरकार का ध्यान नहीं
दिग्विजय सिंह का बयान। जी दोस्तों, एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स की ओर से शुक्रवार को 8वीं नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन एजुकेशन 2024 का आयोजन किया गया। भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान पूर्व सीएम ने क्वालिटी एजुकेशन पर बात की। दिग्विजय सिंह ने कहा कि किसी भी देश को तरक्की करना है तो शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना चाहिए, क्योंकि भविष्य इस पर निर्भर करता है। आज देख रहे हैं कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में पद खाली पड़े हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर शिक्षक अपॉइंट किए जा रहे हैं, प्रोफेसर की पोस्ट खाली है। अब जो कॉन्ट्रैक्ट पर है वो क्या पढ़ाएगा, क्या क्वालिटी दे पाएगा। सरकार ने एक्सेस प्रोवाइड कर दिया, लेकिन जब तक उसमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं आएगा तब तक प्रतियोगिताओं में कहां तक पहुंच पाएगा। दिग्विजय सिंह ने वर्तमान हालातों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आज सरकारी स्कूलों में कोई बच्चे भेजना पसंद नहीं करता। उन्होंने कहा कि जब मैं मुख्यमंत्री था तब बड़ी चुनौती थी कि सरकार बच्चे मेरिट लिस्ट में नहीं आते थे। हमने कहा कि हर जिले में एक विद्यालय को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के तौर पर शुरू करेंगे और उसमें कलेक्टर को अध्यक्ष बनाकर डिसेंट्रलाइज कर दिया था। कहा कि वहां सबसे बेहतरीन टीचर को पोस्ट करिए, उसमें छात्र छात्राओं का सिलेक्शन भी उसी हिसाब से होना चाहिए। 2-3 साल बाद ही कई बोर्ड की मेरिट लिस्ट में आने लगे, तब से विद्वान कॉन्ट्रैक्ट प्रोफेसर के रूप में काम कर रहे हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एग्जिट पोल के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से इनकार, कहा पॉलिटिकल इंटरेस्ट। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में एग्जिट पोल के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने एग्जिट पोल के खिलाफ दायर इस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये पॉलिटिकल इंटरेस्ट याचिका लगती है और हम इस मामले में दखल नहीं देना चाहते हैं। यह मामला चुनाव आयोग के क्षेत्राधिकार का है और प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि सरकार चुनी जा चुकी है और अब हमें इस तरह की कहानियों को बंद कर देना चाहिए। चुनाव आयोग इस तरह के मसले देखता है, हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दूसरी ओर निर्वाचन आयोग ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव 2024 के दौरान मीडिया संस्थाओं द्वारा अथवा किसी भी अन्य तरीकों से एग्जिट पोल जारी करने पर रोक लगा दी है। आयोग ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत ये प्रतिबंध लगाया है। चुनावों के दौरान समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा किए गए जाने वाला ये एक नियमित कदम है। आयोग के प्रवक्ता ने कहा कि अधिसूचना के अनुसार चुनाव परिणामों पर एग्जिट पोल प्रतिबंध मतदान के पहले दिन मतदान के लिए निर्धारित समय से शुरू होगा और जम्मू कश्मीर में मतदान समाप्त होने के आधे घंटे बाद तक जारी रहेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। वक्फ बिल पर प्रशांत किशोर के बयान से मचा सियासी भूचाल। जी दोस्तों, जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने हाल ही में संसद में लाए गए वक्फ बिल पर अपनी बात रखते हुए शुक्रवार को कहा कि आज केंद्र सरकार देश के संसद से ऐसे कानून ला रही है जिससे कि मुस्लिम समाज का एक बड़ा वर्ग असहज महसूस कर रहा है। उन्होंने कहा कि जिस मुस्लिम कौम ने इस देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दी, उस देश की संसद से आज बीजेपी सरकार ने CAA और NRC कानून बनवा दिया जो मुस्लिम समाज के साथ अन्याय है। प्रशांत किशोर ने कहा कि संसद से वक्फ बोर्ड में बड़े बदलाव लाने की कोशिश की जा रही है, जिसको समाज के लोगों को भरोसे में लिए बिना ही नई कहानी लिखने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने मॉब लिंचिंग पर कहा कि जब किसी गरीब, लाचार, असहाय मुस्लिम की भीड़ बेरहमी से हत्या कर देती है तब उसके साथ उस समाज का वोट लेने वाले 10 नेता भी खड़े नहीं होते और आज ये मुस्लिम समाज के लिए चिंता का विषय है। बता दें कि लोकसभा में 8 अगस्त को केंद्रीय संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ बिल 2024 पेश किया था। हालांकि इस दौरान लोकसभा में विपक्ष सांसदों ने जोरदार हंगामा किया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि सेबी प्रमुख पर फिर कांग्रेस का आरोप, जांच के दायरे में हैं जो कंपनियां उससे बुच ने लिया किराया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि सवाल यह है कि मुंबई में माधवीपुरी बुच और उनके पति के नाम पर एक कंपनी है। कंपनी का नाम कैरोल इन्फो सर्विसेज लिमिटेड है। ये वोकहार्ट लिमिटेड नामक कंपनी का हिस्सा है और उनके प्रमोटर एक ही हैं। वोकहार्ट एक ऐसी कंपनी है जिस पर सेबी लगातार आदेश दे रही है और उसके मामलों को देख रही है। माधवीपुरी बुच उसी संगठन की अध्यक्ष हैं जिसके खिलाफ पहले भी वोकहार्ट के खिलाफ शिकायतें हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग का भी एक मामला था और उनके संगठन सेबी ने वोकहार्ट के इनसाइडर ट्रेडिंग मामले को भी देखा था। ये हितों का टकराव है, मैं इसे भ्रष्टाचार कहूँगा। ये सिर्फ हितों का टकराव नहीं है, ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार है। ये बयान पवन खेड़ा ने दिया है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी सरकार के लिए वक्फ संशोधन बिल पास करना अब आसान नहीं, बीजेडी भी हुई बिल के खिलाफ। जी हाँ दोस्तों, भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के लिए वक्फ संशोधन विधेयक को राज्यसभा में पास कराना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कभी मोदी सरकार के तमाम फैसलों के साथ खड़ी होने वाली पार्टी बीजेडी ने राज्य
राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध करने का ऐलान किया है। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजू जनता दल के अध्यक्ष नवीन पटनायक ने गुरुवार को कहा कि अगर संसद में वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया जाता है तो उनकी पार्टी इसका कड़ा विरोध करेगी। भुवनेश्वर में संघ भवन में बीजेडी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक के समापन सत्र को संबोधित करते हुए पटनायक ने कहा कि ओडिशा सद्भाव, भाईचारा और शांति के लिए जाना जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, अगर ये विधेयक संसद में पेश नहीं किया जाता है तो बीजेडी इसका कड़ा विरोध करेगी। पटनायक ने कहा कि हमें अपनी सांस्कृतिक विविधता पर गर्व है। समृद्ध देश के निर्माण के लिए सभी के सहयोग की जरूरत है। पटनायक ने यह भी दावा किया कि हर दिन वो अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से मिल रहे हैं और वो असुरक्षा की भावना व्यक्त कर रहे हैं। बीजेडी के राज्यसभा सांसद मुन्ना खान ने कहा कि उनकी पार्टी राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध करेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आरजेडी की याचिका पर सरकार को नोटिस, आरक्षण बढ़ाने वाला कानून रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय जनता दल की याचिका पर केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। दरअसल याचिका में पटना हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें बिहार सरकार की ओर से शैक्षणिक संस्थाओं और सार्वजनिक नौकरियों में एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण 50 से बढ़ाकर 65% करने के फैसले को खारिज कर दिया था। सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पार्थिवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने राजद की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता पी विल्सन की इस दलील पर संज्ञान लिया है कि याचिका पर फैसला किए जाने की आवश्यकता है। वहीं शीर्ष अदालत ने नोटिस जारी किया और लंबित याचिकाओं के साथ इसे भी जोड़ दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि कर्नाटक में 1000 करोड़ के घोटाले का आरोप, इस बार भाजपा सरकार निशाने पर। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में इन दिनों घोटाले का मुद्दा छाया हुआ है। मूडा और वाल्मीकि कॉर्पोरेशन घोटाले को लेकर कर्नाटक की सिद्धारामैया सरकार विपक्ष के निशाने पर है। अब कर्नाटक में एक नए घोटाले के आरोप लग रहे हैं और इस बार निशाने पर पूर्ववर्ती भाजपा सरकार है। दरअसल कोरोना महामारी के दौरान फंड में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं और इस कथित घोटाले में जस्टिस जॉन माइकल डी कुन्हा ने सरकार को एक प्राथमिक रिपोर्ट सौंपी है और इस रिपोर्ट पर गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में चर्चा भी हुई। कोरोना के समय कर्नाटक में भाजपा की बीएस येदियुरप्पा मुख्यमंत्री थे। ऐसे में कोरोना फंड में गड़बड़ी का आरोप पूर्व की भाजपा सरकार पर लग रहा है। आरोप है कि करोड़ों रुपए के फंड की कथित हेराफेरी की गई। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि जस्टिस कुन्हा की समिति को घोटाले से जुड़ी कई फाइलें गायब मिली हैं। राज्य में कोरोना के दौरान कुल 13,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। हालांकि आधिकारिक तौर पर कोई आंकड़ा नहीं बताया गया है, लेकिन सूत्रों का दावा है कि कोरोना फंड में से करीब 1,000 करोड़ रुपए की हेराफेरी की गई है। घोटाले की जांच रिपोर्ट को विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भी पेश किया जा सकता है। वहीं सरकार ने जस्टिस कुन्हा समिति का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है ताकि अंतिम रिपोर्ट पेश की जा सके। 1000 पन्ने की जस्टिस कुन्हा समिति की रिपोर्ट का अब सरकारी अधिकारियों द्वारा विश्लेषण किया जाएगा और 1 महीने के भीतर सरकार को पेश किया जाएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 30 मिनट पीके मॉडल, नीतीश की अंतरात्मा की आवाज और बीजेपी के सामने बिहार का सबसे बड़ा संकट। जी हां दोस्तों, बिहार में फिर से सियासी बवाल की आहट सुनाई दे रही है। हालांकि राजनीतिक दलों के नेता ऐसी किसी संभावना से इनकार कर रहे हैं, पर सवाल उठता है कि अगर कहीं आग नहीं है तो धुआं कहां से उठ रहा है। बिहार में एनडीए और इंडिया के अलावा एक और राजनीतिक ध्रुव का उदय हो रहा है। प्रशांत किशोर के संगठन जनसुराज की बतौर पार्टी 2 अक्टूबर को लॉन्चिंग होने वाली है और इस तरह बिहार में 3 सियासी ध्रुव हो जाएंगे। प्रशांत किशोर ने जिस तरह अपने साथ लोगों की फौज खड़ी की है उससे राजनीतिक दलों में घबराहट है। दोस्तों, भाजपा में तो इससे अधिक बेचैनी नहीं दिखती, लेकिन आरजेडी और जेडीयू इससे खासा परेशान है। प्रशांत किशोर को आरजेडी ने पहले ही भाजपा की बी टीम बता दिया है। जेडीयू उनके आरोपों को जिस तरह खारिज करता रहा है उससे लगता है कि उसे भी प्रशांत से परेशानी दिख रही है। जेडीयू ने अभी तक प्रशांत किशोर को बीजेपी की बी टीम तो नहीं बताया है, लेकिन उसके भीतर भी बेचैनी महसूस की जा सकती है। जब से प्रशांत किशोर ने जनसुराज यात्रा की शुरुआत की है, उनके निशाने पर 2 लोग सर्वाधिक रहे हैं। सबसे अधिक वो तेजस्वी यादव पर हमलावर होते हैं। तेजस्वी के साथ ही वो नीतीश कुमार को लपेटे में लेते हैं। वो बार बार ये बात कहते हैं कि लालू और नीतीश ने 30 साल में बिहार को बर्बाद किया है। बिहार से बेरोजगारी मिटाने और पलायन रोकने का कोई ब्लूप्रिंट इन नेताओं के पास नहीं है। भारतीय समीकरण बनाकर राजनीति करने वालों पर प्रशांत जब बोलते हैं तो उनके निशाने पर तेजस्वी यादव ही होते हैं। अलबत्ता भाजपा का जिक्र कभी कभार ही प्रशांत किशोर की
जुबान पर आता है। संभव है कि बिहार की राजनीति में 2M दर्जे की पार्टी बन गई भाजपा को वो इसलिए कटघरे में खड़ा नहीं करते हैं कि उसे बिहार की सत्ता की कमान कभी मिली ही नहीं। अलबत्ता उसके सहयोग से नीतीश और एक बार लालू भी बिहार के सीएम जरूर बने थे। बहरहाल नीतीश को निशाने पर लेने और भाजपा के खिलाफ कटु बोलने से बचने के कारण जेडीयू में यह संदेह तो पैदा हो ही सकता है जिसकी चर्चा आरजेडी उनके बारे में करता है। दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।